हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के बारे में, यानी मात्रात्मक या परिमाणात्मक क्रांति के बारे में। ये देखिए, आपका टॉपिक जो है ये इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से आपका कई बार प्रश्न देखिए 2009 का नेट का एग्ज़ाम जो होता था वहाँ से लेके अब तक लगभग 5 से 6 बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं परिमाणात्मक क्रांति या मात्रात्मक क्रांति से। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न आए हैं और आगामी परीक्षाओं में आने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। अब क्यों यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, और साथ ही साथ इसमें हम बात करेंगे कि इसके लाभ क्या हैं मात्रात्मक क्रांति से, इसकी हानियाँ क्या हैं या क्या आलोचनाएँ हैं, इन सभी को यहाँ पे देखेंगे। और यदि इस चैनल के नए व्यूअर हैं, आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और यदि आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं और यूजीसी नेट जून का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जो हमारे पेड कोर्स चल रहे हैं वहाँ पे आप शामिल हो सकते हैं। पेड कोर्स के लिए यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप कमेंट में बताइएगा, वहाँ पे आपको लिंक अवेलेबल करा दी जाएगी। तो आइए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट पेपर का चालू किया गया, सेकंड पेपर अभी नहीं चालू किया गया यानी ज्योग्राफी का। तो यहाँ पे हम आपको चीज़ें अवेलेबल करा रहे हैं। तो मात्रात्मक क्रांति या परिमाणात्मक क्रांति इन दो नामों से भी जाना जाता है, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश आपको याद रखनी है क्योंकि कई बार आप हिंदी में कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो जो ये आपका क्वान्टिटेटिव रिवॉल्यूशन या मात्रात्मक क्रांति आई, इसका आने का कारण ये था कि जो भूगोल में मानववादी दृष्टिकोण और व्यवहारिक दृष्टिकोण इतना ज़्यादा ये बढ़ गए थे, इतना ज़्यादा इस पे मॉडल्स और थ्योरीज दी जा चुकी थी कि इसमें कुछ अलग तरीके से करने का प्रयास इन्होंने किया। और ये कोई भी प्रयास यदि कोई छोटा व्यक्ति या किसी निम्न स्तर का व्यक्ति करता है या जिसका उतना नाम नहीं रहता, वो जब शुरुआत करता है तो उतना ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई किसी लेवल का या मान लीजिए कोई अच्छा स्कॉलर हो जिसका वर्ल्ड लेवल पे पहचान हो, तो जब वो इन बातों के बारे में बात करता है तब वहाँ पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये बात यहाँ पे भी देखी गई कि जब विकसित देशों के जो आपके गणितज्ञ थे या स्टैटिस्टिकल ऑफिसर थे यानी जनसंख्या वाले या सांख्यिकी वेत्ता थे, इन सभी लोगों ने जब ध्यान दिया इस पर तब लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। मान लीजिए अगर टालमी या टेलर, रेडजेल इन लोगों ने कोई बात कहें या मान लीजिए किसी देश के कोई राष्ट्राध्यक्ष या बड़े नेता किसी बात को कहें तो वो ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है। लेकिन हालांकि इसके पहले भी काफ़ी लोगों ने प्रयास किया लेकिन उन लोगों का योगदान उतना नहीं देखा गया। और 1960-70 के दशक की बात है जब ये भूगोल में जो आपका मानववादी दृष्टिकोण था या व्यवहारिकवाद था, इन सभी को एलिमिनेट करने के लिए या उसमें एक तथ्यात्मक और एक प्रकार से प्रमाणिक अवलोकन को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग किया गया मात्रात्मक क्रांति का। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यह किसके विरोध के फलस्वरूप आई, तो ये आपका व्यवहारिकवाद या मानववादी दृष्टिकोण के फलस्वरूप आई, यानी मानवतावादी दृष्टिकोण के या मानवतावादी भूगोल के विरोध के स्वरूप में इसका विकास किया गया। भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में आप जानते हैं कि समय समय पे उसके साथ परिवर्तन हुआ है, ऐसा सबको दृष्टिगोचर हुआ है। क्योंकि जैसे आप पीछे जाएंगे या एंशिएंट पीरियड से देखेंगे ज्योग्राफी की स्टार्टिंग, तो कोई बोलता है कि जो आपका अर्थ है वो सूर्य के चक्कर नहीं बल्कि अर्थ आपका स्थिर है, उसके चक्कर में सभी लोग या सूर्य वगैरह इसके चक्कर को लगाते हैं। बाद में इसको जब कापरनिकस आते हैं या केपलर आते हैं तब उन्होंने इसकी सही व्याख्या की। तो इसी तरह से ये आपका समय समय पे समय और स्थान के साथ अलग अलग चीज़ों का अपनी एक अलग रिलेवेंस होती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ उसके बाद जो है जो विकसित देश थे वहाँ पे भूगोल के वर्णनात्मक स्वरूप के स्थान पे मॉडल और सिद्धांत निर्माण पर जोर दिया जाने लगा। और जब ये जोर दिया गया तब उसी समय आपका ये 1960-70 के दशक के में ये क्रांति देखी गई भूगोल में। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जो क्रांति है ये 1950 से ही चालू हो गई थी, यानी इसी के दशक में ये दृष्टिगोचर हुई थी। लेकिन जो आपका ये फलित फूलित हुआ या एक स्तर से विकसित हुआ तो वो आपका 1960 का दशक रहा है। ठीक, तो भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र में सांख्यिकीय या गणितीय
तकनीकों के विवरण के फलस्वरूप अध्ययन पद्धति में आए परिवर्तन को ही हम लोग मात्रात्मक क्रांति, परिमाणात्मक क्रांति आदि नामों से जानते हैं। भूगोल का प्रारंभिक जो विकास यात्रा रहा या खोजों के विवरण के प्रकाशन से ही संभव हो पाया था, जिसकी प्रकृति थी क्या, विवरणात्मक प्रकृति थी उसकी, और धीरे धीरे भूगोल विषय में मानव और प्रकृति के संबंधों पर आधारित होने लगा। और इसी तरह से जो ये अध्ययन किया गया ये अनुभविक और वर्णनात्मक थे, और धीरे धीरे भूगोल की जो अध्ययन पद्धति थी वो उसमें परिवर्तन आया। हालांकि जो इसकी अध्ययन पद्धति रही वो शुरू से ही गुणात्मक थी। इस प्रकार भूगोल में जो निरंतर परिवर्तित होती प्रकृति था उस पर एकरमैन ने 1958 में ज्योग्राफी एज फंडामेंटल डिसिप्लिन नामक शीर्षक से एक उन्होंने लेख लिखा, और इस लेख में उन्होंने यथार्थ परक अध्ययन मात्रीकरण पर ही निर्भर करता है ऐसा बताया। यानी कि एकरमैन ने ज्योग्राफी एज अ फंडामेंटल डिसिप्लिन 1958 में दिया, याद रखिएगा, इसको पूछा जाता है। इसमें इस लेख में उन्होंने बताया कि जो यथार्थ परक अध्ययन होता है वो मात्रीकरण पर ही निर्भर करता है। यानी 1963 की बात करें, फिर इसी दिशा में एक पहला प्रयास जो किए थे बर्टन महोदय ने किया था 1963 में, और इन्हें ही क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का एक प्रकार से प्रवर्तक जनक माना जाता है। इनकी जो एक बुक थी या लेख आप कह सकते हैं, इन्होंने उस लेख को प्रकाशित किया, उसका नाम था क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड थ्योरेटिकल ज्योग्राफी। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि भूगोल में आए ये परिवर्तन उस समय भिन्न भिन्न विज्ञानों में अनुभव किए जाने वाले वैचारिक परिवर्तन की व्यापक प्रक्रिया का अंग रहा। या इसकी समीक्षा करते हुए बर्टन ने कहा कि भूगोल प्रकृति से ही अग्रगामी विज्ञान न होकर अनुगामी विज्ञान है, यानी विज्ञान के आगे नहीं बल्कि उसको अनुसरण करने वाला है। अर्थात कि ऐसी परिवर्तन की पृष्ठभूमि होने के कई कारण थे। अब उन कारणों की भी समीक्षा कर ली जाए कि कौन कौन से कारण थे। कि भूगोल जो आपका था इसका अंतर विषयक रुझान के कारण सभी प्रकार के जो सामाजिक विज्ञान थे उसमें मॉडल और सिद्धांत विकसित हो रहे थे। और फिर जो आपका ये भूगोल था, इसमें जो भूगोलवेत्ता थे ये भूगोल के वर्णनात्मक स्वरूप से भी उभर चुके थे, क्योंकि शुरुआत से ही तो उन्होंने वर्णनात्मक स्वरूप को ही धारण करते हुए आया, तो इससे एक स्थिति तक ये उभर चुके थे। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात सबसे है वो ये है कि विकसित देशों के जो सांख्यिकीवेत्ता थे और गणितज्ञ थे उन्होंने इसमें रुचि दिखाई। और जब किसी विकसित देश, मान लीजिए यूएसए अगर कोई बात कहता है वर्ल्ड लेवल पे तो उसको सभी देश मानते हैं। अगर यही कोई कमज़ोर देश भूटान, नेपाल कहे तो उसका कोई बात नहीं मानेगा, चाहे वो बात भले ही सत्य हो। तो इसी से यहाँ ये भी देखा गया कि विकसित देशों के जो सांख्यिकीवेत्ता और गणितज्ञ थे, जब इन्होंने मात्रात्मक क्रांति या भूगोल में इनके इम्प्लीमेंटेशन का इन्होंने रुचि दिखाई, तब से ही ये यहाँ पे देखा जाने लगा, तब ही ये परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। और जब मात्रात्मक क्रांति अपना ली गई भूगोल में तब उसमें क्या परिवर्तन आए इसको भी देख लिया जाए। तो उसमें 4 परिवर्तन देखने को मिले। एक तो ये हो गया कि उसका जो स्वरूप था वो कैसा हो गया, विश्लेषणात्मक स्वरूप हो गया। दूसरा ये कि जो भूगोल था उसका संक्षिप्त स्वरूप भी देखा गया कि संक्षिप्त और विश्लेषणात्मक रहा। और उसके जो उद्देश्य और भावना थे उसमें व्यापक परिवर्तन आया। और जो उसका विश्लेषण था वो विश्लेषणात्मक स्वरूप के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी धारण किए हुए था। यानी कि मात्रात्मक क्रांति के बाद जब देखा गया तो भूगोल में ये परिवर्तन देखे गए। और भूगोल में विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय विधियों का भी यूज किया गया जो आप प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं। ठीक, अब बात आती है कि जब ये परिवर्तन देखे गए फिर आता है 1950 के दशक पे हम लोग आ जाते हैं। फिर कि उस दशक के बाद जो आया दशक 1960 का, इसमें मात्रात्मक क्रांति में परिवर्तन चालू हुआ। और उस समय आपका विभिन्न विश्वविद्यालयों में आपका अध्ययन, अध्यापन या अनुसंधान, रिसर्च में या अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन में या फिर प्रैक्टिकल में, तो विभिन्न प्रकार के विधि तंत्रों में वहाँ पे ठोस परिवर्तन देखने को मिला 1950 से 1960 के दशक तक। और ये जो क्रांति थी यूएसए से तो चालू हुई थी, अमेरिका से चालू होके ये क्रांति धीरे धीरे ब्रिटेन व यूरोप के अन्य देशों पे फैलती गई। और साथ ही साथ इस क्रांति पे चोर्ले, हेगट, किंग, गैरिसन, इन लोगों का भी प्रयास सराहनीय रहा है, लेकिन इनका उतना नाम नहीं रहा
क्योंकि इन्होंने इसकी पूरी व्याख्या इसमें नहीं की थी। हालांकि जो प्रश्न यहाँ से कई बार पूछे भी जाते हैं, मान लीजिए अगर आपका पूछा कि मात्रात्मक क्रांति का प्रवर्तक कौन था, तो ई बर्टन महोदय हैं, ठीक। लेकिन कभी कभी देता है कि मात्रात्मक क्रांति से संबंधित कौन थे भूगोलवेत्ता, तब आपका बर्टन का नाम हटा दिया, तो इन सभी का नाम आपको याद रखना है, गैरिसन, किंग, हैगट और चोरले, ठीक। और इसका यदि डिटेल में जाएं तो जो भी क्रांति होती है, आप जानते हैं कि चाहे क्रांति हो चाहे आंदोलन हो, जो बड़ा आंदोलन या क्रांति होती है उसकी नींव पहले से रखी जा चुकी होती है। यानी कि कुछ न कुछ अचानक कोई क्रांति नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी है, वो अचानक आपका विरोध उतना तेज़ से नहीं करने लगता है। पहले वो मान लीजिए आप किसी को बहुत ज़्यादा टार्चर कर रहे हैं तो एक लिमिट तक वो सहता है धीरे धीरे, फिर अचानक वो आपका अपोज करता है या विरोध करता है जब उसको थोड़ा सा किसी और का सहयोग मिल जाता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे देखी गई कि जो मात्रात्मक क्रांति या जो भूगोल में सांख्यिकी या गणितीय विधियों का यूज किया गया, वो न केवल पहला प्रयास बर्टन का रहा, बल्कि इसके पहले वान थ्यूनेन का जो मॉडल रहा, कृषि औषधि सिद्धांत रहा 1826 का, वेबर का औद्योगिक अवस्थिति से संबंधित रहा 1909 में इन्होंने दिया, क्रिस्टालर का जो आपका सेंट्रल प्लेस थ्योरी था 1933 का, इन सभी में इन तीनों ने कुछ न कुछ आप देखेंगे कि वान थ्यूनेन ने भी अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था। उनका जो कॉन्सेप्ट था कृषि अवस्थिति सिद्धांत की सभी पेटियों का, वो आज भी देखिए कहीं कहीं कुछ पेटियों का या आज भी उसका रिलेवेंस है। वेबर ने अच्छा विश्लेषण किया था और इसमें इन्होंने गणितीय और सांख्यिकी विधियों का भी और लॉजिकली वर्णन भी किया था, और उसी प्रकार से क्रिस्टालर ने भी यूज किया। यानी कि इन सब का प्रभाव बर्टन महोदय पे था। तो बर्टन महोदय आगे चल के एकरमैन का भी जो डिसिप्लिन ज्योग्राफी एज ए फंडामेंटल डिसिप्लिन शीर्षक का लेख था, उसमें भी उन्होंने कहा कि यथार्थपरक अध्ययन मात्राकरण पे ही निर्भर करता है। तो ये सभी यहाँ पे इसके प्रभाव से संबंधित रहे। आगे बर्टन महोदय मात्रात्मक क्रांति में विवरण के स्थान पर जो अपनाए गए सांख्यिकी या गणितीय विधि को वाशिंगटन, कैम्ब्रिज, आयोवा, लुंड विश्वविद्यालय आदि का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके बाद सभी लोगों ने मात्रात्मक क्रांति को अपना लिया और भौगोलिक अध्ययन में सिद्धांतों पर आधारित जो भी अध्ययन था उसमें इसका बढ़ावा मिला। और इसकी अनुशंसा करते हुए बर्टन महोदय ने कुछ बातें लिखी कि वैज्ञानिक सिद्धांत ऐसी छलनी है जिसमें विद्यार्थी अनेक सूचनाओं को विभिन्न वर्गों में रख सकता है। इसके बिना ये सूचनाएं एक ढेर के समान होती हैं। सिद्धांत हमें ऐसा साधन प्रदान करता है जिसकी सहायता से हम असामान्य और अनहोनी घटनाओं की पहचान कर सकते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सिद्धांतों के बिना कोई अपवाद नहीं होता है। मात्रात्मक क्रांति के लाभ की भी बात कर लिया जाए तो जो भी आपके अनुभविक अवलोकन पर ही भी यहाँ पे दृढ़ता से आधारित रहा सभी विधियाँ, और तत्परता से यहाँ से प्रमाणित भी किया जा सकता है। साथ ही साथ जो भी अवलोकन थे उसमें सुविधा के अनुसार या सुविधाजनक संख्या के घटकों में उसे घटाया जा सकता है। इस क्रांति के माध्यम से आंकड़ों की सहायता से विस्तृत विवरण प्राप्त करना भी या उसका वर्णन करना भी संभव हो सका। अब आते हैं आलोचना की बात करते हैं। तो आलोचना इसका 1960 से 70 के दशक में जो विकसित हुए नवीन चिंतक या व्यवहारिकवाद या मानववादी दृष्टिकोण को अपनाने वाले भूगोलवेत्ता, उन्होंने मात्रात्मक क्रांति की आलोचना की। उनका नाम है OHK स्पार्ट और विजियल बेरी या ब्रैनबेरी। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इन्होंने ये माना कि जो मात्रात्मक विधियाँ थीं इसमें जो सामान्यीकरण था ये अतिशयोक्तिपूर्ण परिणाम देता है, और साथ ही साथ इन्होंने माना कि जो अनुभाविक तथ्यों पे विकसित सिद्धांत और प्रतिरूप हैं, ये जैसे विश्वास, आवेग, भाव, इच्छा, डर आदि का जो मात्रात्मक क्रांति में ध्यान नहीं दिया गया। और परिमाणात्मक जो प्रविधि है ये गणितीय सामर्थ्य की आवश्यकता इसमें होती है। ज़रूरी नहीं सबको गणितीय सामर्थ्य हो। और साथ ही साथ इन्होंने इसके लिए बोला कि बहुत ही प्रौढ़ तथ्यों की आवश्यकता इसमें होती है जो विकसित देशों के बाहर कठिनाई से उपलब्ध हो पाते हैं। अर्थात जो मात्रात्मक क्रांति है विकसित देशों में बहुत ज़्यादा इसका यूज हो सकता है, लेकिन उसके बाहर जब आप आएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें वहाँ पे उतना ज़्यादा उपलब्ध नहीं हो पाते, यानी कठिनाई से उपलब्ध हो पाते हैं। तो इन आधारों पे इन्होंने इसका आलोचना किया था। तो अंततः हम कह सकते हैं कि जो परिमाणात्मक क्रांति थी, फाइनली ये कहा जा सकता है कि परिमाणात्मक क्रांति अति उत्साहित उपदेश को वर्तमान अवस्था का मार्ग प्रशस्त किया,
जिसमें भौगोलिक अध्ययन और उसके जो समस्याएं थी उसको हल करने के लिए गणितीय और सांख्यिकी पद्धतियों का भी सुझाव दिया गया। इससे भूगोल में तथ्यात्मक और साथ ही साथ परिमाणात्मक और प्रामाणिकता का भी प्रयोग देखा गया। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।